All right. So I think everyone is here. So I was telling कि Sertoli cells, Sertoli cells form the blood testis barrier. Now, what is this blood testis barrier? Try to understand. मैंने ये बताया कि जो टेस्टिस जो है जब वो स्पर्म बनाएगा, वो स्पर्म बॉडी के कोई दूसरे हिस्सा में तो मौजूद नहीं है, तो ब्लड पूरा बॉडी में जब ट्रेवल कर रहा है, मान लो कि टेस्टिस के अंदर पहुंच गया किसी तरीके से और मेल जर्म सेल के पास पहुंच गया, ठीक है। अब उसको अगर स्पर्म मिलेगा तो क्या होगा, उसको लगेगा कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, इसको मारना शुरू करो, ठीक है। यही बॉडी हमेशा यही करता है, बैक्टीरिया के साथ, अलग पैथोजन के साथ भी यही करता है। और हमारे सेल में भी जो कुछ भी अजीबोगरीब जो चीज है उसको WBC फेगोसाइटोसिस करके उसको खत्म करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो अगर स्पर्म को WBC ही मारना शुरू कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, स्पर्म तो चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए। तो इसलिए सर्टोली सेल क्या करता है ना, वो बैरियर बनता है, ठीक है, कि अभी स्पर्म भी तो एक सेल ही है ना घूम फिर के। और हमको पता है, हम लोग ने अगर क्लास 11 में रेस्पिरेशन पढ़ा है तो एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन, फूड को तोड़ता है, एनर्जी डिराइव करता है, हर एक सेल ये काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है, ठीक है। और अलग अलग जो न्यूट्रिशन वाला भी हम लोग अगर डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि ब्लड ही सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद लेके जाता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में, हर एक सेल को ब्लड ही पहुंचाता है, तो ब्लड ही है ट्रांसपोर्टर। तो स्पर्म भी है तो सेल ही, तो उसको भी तो चाहिए होगा ऑक्सीजन वगैरह। तो अब वो पहुंचेगा कैसे, ऑक्सीजन हो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, कैसे पहुंचेगा, थ्रू सर्टोली सेल्स पहुंचेगा। सर्टोली सेल वो बैरियर क्रिएट करता है, क्योंकि अगर ब्लड और ये मिल गया ना तो ये इसको मारना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, बैरियर बनता है, और जो भी ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चाहिए, इट विल ऑल दिस एक्सचेंज विल टेक प्लेस थ्रू द सर्टोली सेल। दिस इज नोन एज द ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसके बारे में इन डिटेल तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। मेडिकल एंट्रेंस में कभी कभार पहले पूछता था, आजकल तो नहीं पूछ रहा है ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर, बट यू शुड नो, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन, मेन फंक्शन तो याद रखना ही है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल? मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। सेकंड फंक्शन मैंने एक और बता दिया जो तुम्हारे बुक में मेंशन नहीं है, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, तो आई विल मूव अहेड नाउ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हेडिंग डाल दो, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर मैं अच्छे से बोलूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही, ठीक है। अब इन हार्मोन्स का नाम, इनका फंक्शंस, ये सब तुमको क्लास 11 के बुक में जरूर मिल जाएगा। हमको हमारे एग्जाम में क्या आएगा, हमारे एग्जाम में ये पूरा मैकेनिज्म आएगा कि भाई कैसे क्या हो रहा है। जो मैं अभी तुमको समझाने वाला बहुत इजी है, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। बट टू अंडरस्टैंड देम इन फर्दर डिटेल की FSH LH का और भी फंक्शंस अगर तुमको जानना है, यू कैन गो टू क्लास 11 वाला बुक। क्लास 11 में एक चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आपको जरूर मिल जाएगा ये सब, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर, you will get there definitely, ठीक है। और someday or the other if I teach class 11 and you join that batch, then we can also talk about that as well, ठीक है। तब भी हम लोग जरूर उस चैप्टर को अगर मैं डिस्कस करूंगा कभी ना कभी। तो अभी के लिए तो हमको नहीं चाहिए, अभी के लिए हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर के स्टैंडर्ड के हिसाब से और तुम्हारे बोर्ड्स के हिसाब से, कि क्या हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझ रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, मैं बता दूंगा, बस तुमको कुछ कुछ नाम याद रखना है और कहाँ कैसे एक्ट कर रहा है वो याद रखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पैसा घुमाना पड़ेगा, हाँ अभी जगह होगा। चलो देखो, ब्रेन में ही मिलता है हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस के बारे में भी अगर तुमको पढ़ना है तो क्लास 11 का ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमको बस अभी देखो, क्लास 12 का जो बुक जिन्होंने लिखा ना, उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि तुम्हारा एनसीईआरटी क्लास 11 का बेसिक आइडिया है तुम्हारा। अगर नहीं है तो भाई तुमको जाके तो थोड़ा खुद से मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, तो ये हाइपोथैलेमस ब्रेन में ही मौजूद होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फ्रंट वाला है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है,
ये हाइपोथैलेमस जो है एंटेरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है। हाउ? थ्रू जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये चिट्ठी भेज रहा है इसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, और कह रहा है कि बेटा क्या करो, ठीक है, इट इज जीएनआरएच के थ्रू, और ये बता रहा है एंटेरियर पिट्यूटरी को कि भाई तुम एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करो। ठीक है, एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करो। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, ये बता रहा है इसको जीएनआरएच के थ्रू बता रहा है कि भाई निकालो, ये निकाल रहा है, ये भी निकाल रहा है, तो पॉजिटिव सिग्नल एक पहुंच रहा है। ठीक है, अब ये एफएसएच जो है, सुनो ध्यान से, अब ये एफएसएच जो है आगे बढ़ेगा और ये पहुंचेगा टेस्टिस में। टेस्टिस के कौन से हिस्से में पहुंचेगा? सर्टोली सेल्स में। ठीक है, सर्टोली सेल्स में पहुंचेगा, और सर्टोली सेल्स में ये क्या करेगा? सर्टोली सेल में क्या काम करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करेगा, स्पर्म बनाने में मदद करेगा। ठीक है जी। एलएच जो है बच्चों, एलएच जो है, एलएच विल गो एंड एक्ट ऑन, एल फॉर एलएच, एल फॉर लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल्स को बोलेगा टेस्टोस्टेरोन निकालो, टेस्टोस्टेरोन निकाल देगा, और ये टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करेगा, और टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में भी डेवलपमेंट में भी मदद कर रहा है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में भी टेस्टोस्टेरोन मदद करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मदद करता है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हो रहा है। देखो अभी भाई एक एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चीज चलता रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिलीज होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट में स्पर्म बनेगा। ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं बनेगा। ठीक है, बाद में नेक्स्ट डे बनना है, नेक्स्ट डे फिर सीक्रेट होगा, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर एफएसएच का इतना ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा पूरा का पूरा स्पर्म तो निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा भर के, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो वन टाइम और दी अदर ये तो रुकेगा, ये प्रोसेस तो रुकता कैसे? अब ये देखो रुकने वाला चीज देखिए, ये सब पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव हो रहा है इधर, मतलब निकाल रहा है, कर रहा है, सब अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी अगर रोकना पड़ेगा, तो रुकने का काम कैसा होता है? देखो ये सर्टोली सेल जो है एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन। नाम याद रखना, क्या नाम है इसका? इनहिबिन। ये इनहिबिन जो है एंटेरियर पिट्यूटरी को जाके सिग्नल देता है और बोलता है कि भैया रुक जाओ, नेगेटिव लिख के रखा है देखो मैंने, ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है, बोलता है भैया जितना एफएसएच करना था, जितना एलएच करना था आपने सीक्रेट कर दिया, और हमको जरूरत नहीं है, हो गया आज के लिए, जितना चाहिए था हो गया, और नहीं चाहिए। टेस्टोस्टेरोन भी जब निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा टेस्टोस्टेरोन का जब नंबर अमाउंट बढ़ जाएगा ना, ये टेस्टोस्टेरोन भी जा करके ये दोनों को सिग्नल देगा, ये एंटेरियर पिट्यूटरी को भी बोलेगा और ये हाइपोथैलेमस को भी बोलेगा, दोनों को बोलेगा भाई रुक जाओ। एंटेरियर पिट्यूटरी को बोलेगा एलएच एलएच बनाना बंद करो। ठीक है, एलएच बनाना बंद करो, और हाइपोथैलेमस को बोलेगा जीएनआरएच बनाना बंद करो। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, चलो फिर से ध्यान से सुनो मेरा। क्या होता है इधर, कैसे कैसे हार्मोनल रेगुलेशन हो रहा है? ब्रेन में एक लोब है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच को रिलीज करता है, एक हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका फंक्शंस क्या है वगैरह सब कुछ चीजें तुमको क्लास 11 में मिलेगा, यहाँ पे हमको मैकेनिज्म समझना है। जीएनआरएच जब पहुंचेगा एंटेरियर पिट्यूटरी के बाद, हाँ हाँ बेटा सब हार्मोन है, सब हार्मोन है, सब हार्मोन है रोहन। ठीक है, टॉपिक ही है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो भी लिख रहा है यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर सर्टोली सेल्स एंड ऑब्वियसली जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है वो तो लोब है ना, एंटेरियर पिट्यूटरी तो लोब, वो हार्मोन बना रहा है। ठीक, वो ग्लैंड्स है। सर्टोली सेल भी, सर्टोली सेल में भी इनहिबिन हार्मोन निकल रहा है उससे, और ये लेडिक सेल तो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, हमको मालूम ही है ऑलरेडी, दिस इज नथिंग न्यू हियर। ऑलराइट, तो फिर से सुनो, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को रिलीज करेगा, जीएनआरएच विल रीच द एंटेरियर पिट्यूटरी, और फिर वो एफएसएच और एलएच सीक्रेट करेगा। एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल के पास पहुंचेगा और सर्टोली सेल्स को बोलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर देगा वो। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस ट्रिगर हो जाएगा, स्पर्म बनना ट्रिगर हो जाएगा। एलएच जो है लेडिक सेल्स में पहुंचेगा, लेडिक सेल्स भी टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, लेडिक सेल्स को एलएच जाके बोलेगा कि भाई टेस्टोस्टेरोन बनाओ, टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी बना देगा अच्छे से, कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे दाढ़ी होना, जो भी मर्दों का जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, मेल वॉइस, राइट, ये सब चीजें। ओके, एंड अब हो गया ये कहानी, तो ये तो भाई प्रमोशन वाला काम हो गया, प्रोमोटरी काम हो गया। ठीक है, कर रहा है सब कोई अपना अपना काम कर रहा है। अब एक टाइम बाद तो रुकना भी पड़ेगा, और रुकता कैसे? सर्टोली सेल एक और हार्मोन रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन। ये इनहिबिन जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचता है और उसको बोलता है भाई एफएसएच जितना तुमको निकालना था निकाल लिया, अब बस करो।
हो गया, मेरा हमारा काम हो गया है। फिर टेस्टोस्टेरोन भी जब अपने अमाउंट में बढ़ता रहता है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद टेस्टोस्टेरोन भी जा करके एंटीरियर पिट्यूटरी में भी हाइपोथैलेमस दोनों में पहुंचता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके टेस्टोस्टेरोन बोलता है कि भाई एलएचओ रिलीज नहीं करना, हो गया जितना करना था, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी रोक देता है हाइपोथैलेमस के पास पहुंच के। दोनों जगह पे टेस्टोस्टेरोन जा करके नेगेटिव फीडबैक भेजता है। ठीक है, ऐसा समझो, समझने के लिए थोड़ा ऐसा बोला है। हर एक टर्म टेक्निकली रिलेट मत करो कि नहीं तो भाई, नहीं तो बायोलॉजी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ऐसा सोचो टेस्टोस्टेरोन कोई आदमी जा रहा है, वो जाके बोल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअली बॉडी इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, राइट। चलो, सो दिस वाज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑलराइट, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा तुम लोगों ने, सो मैं स्क्रीन को ऐसा कर देता हूं। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस। हेडिंग डाल लो, स्पर्मेटोजेनेसिस। आई थिंक हमारे पास टाइम है, आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस तक आराम से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, देखो नाम ही है स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहाँ होता है बच्चों, टेस्टिस में। टेस्टिस का कौन सा हिस्सा में, जो टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसको क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद रखना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज रिगार्डेड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। सो इट इज टेक्स प्लेस इन, ऐसा लिखो, यहीं पे ऐड कर देता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है। कब होता है शुरू, तो लिखो स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, जब एक लड़का प्यूबर्टी हिट करता है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। मतलब इंडिया का बोलूं तो 13 से 16 साल के बीच का कोई भी उम्र, एवरेज 13 to 16 ईयर के बीच में प्यूबर्टी हिट करते हैं, ठीक है। कैसे, बाय द इफेक्ट ऑफ, अभी अभी पढ़ा हम लोग ने, GnRH, याद करो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन एक हाइपोथैलेमस निकाल रहा था और एक एंटीरियर पिट्यूटरी निकाल रहा था, इनके इन्फ्लुएंस में ये काम होता है, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। ओके, ये पूरा का पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इट इज फॉलोड बाय अनदर प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है। तो अभी टेंशन मतलब, अभी मैं बनाऊंगा डायग्राम वायग्राम, सब समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। फिर से मैं स्क्रीन को थोड़ा ऐसा करता हूं ताकि मैं बना पाऊं सब कुछ। अरे देखो क्या होता है भाई, याद करो, मेल जर्म सेल क्या कहते थे, मेल जर्म सेल के एक और टर्म यूज है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, अलग अलग नाम मैंने दिया था उस समय। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया दो चीजें होता है इसमें, ठीक है। एक तो कि ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये खुद को भी बनाएगा और ये आगे मल्टीप्लाई भी करेगा। क्या बोल रहा हूं, ये खुद को भी बनाएगा और आगे ये मल्टीप्लाई भी करेगा। इन ए वे सेम बात ही हो गया कि एक अपने फॉर्म को दो, मतलब कि 1 से 2, 2 से 4 ऐसा बन रहा है, ठीक है। ऐसा बनते बनते क्या होगा, ये एक स्टेज में, अभी देखो प्रीमोर्डियल जर्म सेल अभी बॉडी का पार्ट है ना, तो बॉडी का अगर पार्ट होता है सेमेटिक सेल्स होता है, तो वो डिप्लॉयड नेचर का होगा, 2n। जब तक मियोसिस नहीं होता, बॉडी का जो सोमेटिक सेल्स है वो कैसा होता है, जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक वो डिप्लॉयड ही होगा। हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास पापा का सेट का भी क्रोमोसोम, मम्मी का भी है, तो n+n ट्वाइस है हम लोग। जब तक मियोसिस नहीं होके गैमेट नहीं बन रहा प्रॉपर, तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि हैप्लॉइड है, ठीक है। तो अभी तो डिप्लॉयड चल रहा है।
डिप्लॉयड का कहानी अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तब्दील होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। माइटोटिकली मल्टीप्लाई कर रहा है तो अभी भी प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं हुआ, तो ये भी ट्वाइस एन ही है। अब जाकर के इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जाकर के पहला मियोटिक डिवीजन होगा जिसको हम लोग कहेंगे मियोसिस 1 डिवीजन। पहला मियोटिक डिवीजन होगा और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब बताओ मियोसिस हो गया मतलब मतलब रिडक्शन डिवीजन हो चुका है, तो प्राइमरी 2n था, अभी मियोसिस हो गया तो अभी n हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद ये आगे बढ़ता है and it gets converted into another form that is known as spermatid, और spermatid फाइनली जाकर के spermatid जो है फाइनली जाकर के spermatozoa यानी कि स्पर्म बनाता है, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ बनाता है, ठीक है, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ बनाता है। तो ये बेसिकली ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा जो तुम्हारा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है यही है। क्या होता है स्टार्टिंग में जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है जिसको मैंने नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया, इट विल मल्टीप्लाई एंड गेट, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा यू कैन से मैच्योर्ड फॉर्म, बेटर फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, मियोसिस हो मतलब कि इधर क्या हो गया, प्लॉइडी लेवल हाफ हो गया, ठीक है, तो ट्वाइस एन से एन बन गया। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड फाइनली स्पर्म बनाता है। ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में कन्वर्ट होता है, लास्ट स्टेप, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसके लिए एक स्पेशल नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो सुनने में एक जैसा, स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक। उसके बाद लास्ट स्टेप के लिए हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, क्या स्पेशल नाम देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये पॉइंट भी याद कर सकते हो। और एक टर्म है स्पर्मिएशन, मैं बताऊंगा, अभी अभी बता रहा हूं, मैं लिखा भी दे रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। सो लेट मी जस्ट देखो, ऐसा लिखो तो ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट स्टेप वाला, हाँ, ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब जो स्पर्म जो पूरा बन चुका है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म पूरा बन चुका है, दिस स्पर्म, ये स्पर्म क्या कर रहा है, सर्टोली सेल के अंदर अपना सर ऐसा घुसा के रखता है ताकि उससे न्यूट्रिशन लेता रहे, सर ऐसा घुसा के न्यूट्रिशन लेता रहता है। दिस इज एम्बेडिंग इनसाइड द स्पर्म, विल get his head inside the Sertoli cells and it will keep deriving nutrition from it। एक समय तक, कब तक वो न्यूट्रिशन डिराइव करता रहेगा, जब तक वो निकल के ना आए, और अपना जब तक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ओके, सो व्हाट इज स्पर्मिएशन, जो स्पर्म हेड है इट विल देन डिटैच, जब सर घुसा के रखा, आप स्पर्मिएशन के टाइम में डिटैच कर देगा, और डिटैच करने के बाद वो निकल के आएगा, और वो बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पूरा बाहर की तरफ, मतलब दूसरे ट्यूब के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस, देन वाजा डिफरेंशिया, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल गया, ऐसा मान लो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो ये भी टर्म कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मिएशन क्या है, इसलिए इसको भी लिख लो, ये भी कभी कभार पूछ सकता है, कभी कभार डिफरेंस भी पूछ देगा 1 मार्क का, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो व्हाट इज स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या होता है कि देखो, ऐसा पहले ऐसा लिखो कि डेवलपिंग स्पर्म हेड, डेवलपिंग स्पर्म, ऐसा लिखो, डेवलपिंग स्पर्म्स एम्बेड इट्स हेड, धसा के रखना, एम्बेड इट्स हेड इनटू द सर्टोली सेल्स, क्यों, ताकि न्यूट्रिशन मिले उसको, सर्टोली सेल्स फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है जी। हाँ, अब स्पर्मिएशन का मतलब क्या है कि स्पर्म हेड, स्पर्म का जो हेड है इट विल डिटैच इटसेल्फ, जो धसा के रखा था वो निकाल देगा, डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम
Sertoli cell and release of sperm out of seminiferous tubule takes place. This is known as spermiation. ठीक है, बेसिक टर्म्स है, हम लोग को टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं होना. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, और स्पर्मिएशन का मतलब क्या है. तीनों टर्म सुनने में लगभग एक जैसा है, इसलिए एग्जाम में वो लोग देता भी है क्वेश्चन और तुम लोग को कंफ्यूज भी हो सकता है कौन सा क्या था कौन सा क्या था. तो आज ही क्लियर कर लो क्लास के अंदर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मिएशन, राइट. स्पर्मिएशन, ठीक है. और स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं दोबारा बता देता हूँ, ये तुम्हारा मान लो स्पर्मेटोगोनिया है. स्पर्मेटोगोनिया विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन मियोसिस होगा, मियोसिस होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ओके, ऐसा गंदा लग रहा है ना, मतलब जगह नहीं हो रहा है, रुको फिर से वैसा कर देता. हाँ देखो, स्पर्मेटोगोनिया, प्लॉइडी लेवल पे भी सवाल आता है, प्लॉइडी लेवल ध्यान रखना, पीजीसी या फिर स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को मल्टीप्लाई भी करता है और एक दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है. ठीक है, अभी 2N3 चल रहा है. क्या है वो दूसरा फॉर्म, थोड़ा बड़ा होगा साइज में, प्राइमरी, सॉरी बाहर लिख देता हूं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, माइटोटिकली मैच्योर हुआ, नंबर भी बढ़ाया. ठीक है, और अभी भी माइटोसिस ही हुआ है तो 2N ही होगा. फिर मियोसिस होगा, मियोसिस होते ही प्लॉइडी लेवल चेंज, NN हो गया. क्या बना अभी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ओके, फर्दर इट विल फॉर्म स्पर्मेटिड्स. दीज आर द स्पर्मेटिड्स. ये दो इधर से और दो इधर से. ठीक है, मैं अलग अलग कर देता ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो. हाँ, what are these? These are the spermatids. I'm showing you in the next page. Okay, I'll show you here itself. Wait, यहाँ पे 4 spermatids था और ये spermatids will finally develop into spermatozoa या sperm. sperm और spermatozoa एक ही चीज है. हाँ, sperm और spermatozoa सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज, सिनोनिम्स है. ठीक है जी, चलिए. तो हमारे पास टाइम कितना है देख लेता हूँ मैं एक बार. 6:45. चलो ठीक है, थोड़ा बहुत है, देख लेते हैं. तो अभी नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. तो हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म. जब मैंने बोर्ड दिया था तो स्पर्म का स्ट्रक्चर का डायग्राम आया था. ठीक है, तो डायग्राम में बनाऊंगा अभी, उसको ध्यान रखना है. स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्म. ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है. तो जो स्पर्म होता है बच्चों, जो मैच्योर स्पर्म होता है उसमें क्या क्या हिस्सा होता है, इसका मेन पार्ट्स क्या क्या है लिख लो. उसमें एक हेड होगा, डायग्राम में दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान. उसमें एक हेड होगा, फिर नेक होगा, मिडिल पीस एंड टेल. ओके, दीज आर द 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल. ठीक है, अच्छा अब एक एक करके देखते चलो. हेड में क्या है, नेक में क्या है, मिडिल पीस में क्या है और उसमें क्या है, ये सब चीजें पूछा जाता है. तो हेड में, स्पर्म हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड में बहुत साइटोप्लाज्म का मात्रा, साइटोप्लाज्म तो पता होगा, सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा. तो साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सेल है, दैट इज वेरी लेस इन अमाउंट. ओके, सो हेड हैज गॉट वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म, बट उसके पास एक लंबा सा एंड इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. हैप्लॉइड मतलब एन, प्लॉइडी लेवल एन. अरे मियोसिस हो गया था ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के लेवल पे, तो स्पर्म के हेड में अगर कुछ न्यूक्लियस मिल रहा है, हैप्लॉइड ही होगा ऑब्वियसली. लॉजिक समझ में आ रहा है, सब तो सब रिलेटेड टॉपिक्स है यार, हैप्लॉइड ही होगा. तो इट इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक मौजूद है, लॉन्ग इलोंगेटेड सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस. और हेड को एक, इट इज कवर्ड बाय, द हेड इज कवर्ड बाय
कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपी, सर के ऊपर टोपी होता है ना, तो वैसे ही स्पर्म के हेड में भी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो नीट में बहुत बार पूछता है, मेडिकल एंट्रेंस में पूछता है। क्या पूछता है वो? कि एक्रोजोम के पास, एक्रोजोम के अंदर तुमको मिलेगा कुछ एंजाइम्स जिनको हम लोग कहते हैं स्पर्म लाइसिन्स। स्पर्म लाइसिन्स, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे के लेक्चर में जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा समझ में आएगा कि एग के अलग अलग मेम्ब्रेन को तोड़ फोड़ करके के स्पर्म को अपना न्यूक्लियस को अंदर डालना पड़ता है एग के न्यूक्लियस के साथ मिलने के लिए। फर्टिलाइजेशन होने के लिए एग के जब मेम्ब्रेन में जाकर के, मान लो एग का मेम्ब्रेन, स्पर्म जाके जब पहुंचेगा, ये एक स्पर्म पहुंच गया, तो स्पर्म को इसको तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा, इसको तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा न्यूक्लियस के साथ मिक्स, न्यूक्लियस अपना न्यूक्लियस को एग के न्यूक्लियस के साथ मिलाने के लिए। तो तोड़ने के लिए बम होता है कुछ, दरवाजा, तो टेररिस्ट अगर अंदर में है तो उसको अगर आर्मी को जाके मारना है तो ऑब्वियस दरवाजा बम से उड़ाना ही पड़ेगा। तो स्पर्म के पास भी अपना बम है ताकि वो एग के मेम्ब्रेन को तोड़ पाए, ताकि वो अंदर जा पाए, ठीक है। तो वो उन बम का नाम क्या? उस बम का नाम है स्पर्म लाइसिन। लाइसिन का मतलब ही ऐसा एंजाइम जो तोड़ फोड़ करता हो, ठीक है। तो स्पर्म लाइसिन्स सॉरी, स्पर्म लाइसिन्स पाया जाता है, और ये स्पर्म लाइसिन एक्रोसोम के अंदर पाया जाता है। व्हाट इट डज लिख लो यहाँ पे, बाद में भूल जाओगे, अभी तो मैंने बढ़ा दिया है। तो लिखो इट डिसॉल्व, सॉरी क्या लिखा मैंने, डेवलप लिख दिया, ऐसा लिखो, इट डिसॉल्व्स द मेम्ब्रेन्स covering the ovum and help the sperm to enter the ovum, ठीक है। तो sperm lysins, what it does, it dissolves the membranes and membranes covering the ovum and it helps the sperm, right, to enter the ovum। तोड़ फोड़ करके, दरवाजा तोड़ के अंदर जा रहा है, ठीक है, वॉल तोड़ के बेसिकली। ऑलराइट, अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी नाम देखो यार, डिवाइस का नाम देके रखा है, तो प्लीज अपना नाम एक ही जाने। someone has name like E43BOCCC, please change your name, rename it to your own name so that I can address you, otherwise rest of मैं देख रहा है कि सबको काफी ज्यादा रेगुलर है, तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन, वेरी गुड, रेगुलर होना अच्छा बात है, तब चीजें समझ में भी आती है, ठीक है। और रिवीजन के लिए तो मैंने ऑप्शन दे के ही रखा है, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द, हाँ, थैंक यू वेरी मच, सो दैट आई कैन एड्रेस यू, राइट, अदर्स तो आई कैन एड्रेस, तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, राइट। अच्छा, और एक सवाल पूछता है, हाँ, एक्रोजोम कहाँ से एक्रोजोम जो है वो कैसे बना है? तो एक्रोजोम इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम, लिखो तो ये भी लिखो, एक्रोजोम इज डिराइव फ्रॉम गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus, एक्रोजोम इज डिराइव फ्रॉम द गोल्गी apparatus, राइट। गोल्गी apparatus के बारे में, गोल्गी बॉडीज के बारे में सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, पैकेजिंग का काम करता है, सेल का वन ऑफ द मेन ऑर्गेनेलिज है, अलग अलग फंक्शन है उसका, ठीक है, सब कुछ हम लोग सेल बायोलॉजी जो टॉपिक है क्लास 11 का वहां मिलेगा। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? यहाँ पे यही पढ़ना है कि अभी मैंने वही बोला 12 वाला एज्यूम करके रखा, तुमको मालूम है गोल्गी apparatus क्या है? नहीं मालूम है तो सेल बायोलॉजी जाके पढ़ लो, ठीक है, सेल बायोलॉजी जाके पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। सो द पॉइंट इज कि गोल्गी apparatus से ये तुम्हारा डेवलप होता है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, आई थिंक इट वोंट बी कंप्लीट, चलो फास्ट फास्ट करते, देखो कितना टाइम, कितना जितना हो पाता है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक्रोजोम इज डिराइव फ्रॉम, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, एक्रोजोम के पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से ये आएगा क्वेश्चन, देन गोल्गी apparatus से डिराइव होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट एल्स दे कैन आस्क। चलो अब हम लोग नेक पे आते हैं, हेड के बाद अभी नेक में आते हैं, ठीक है, नेक में आते हैं। नेक में क्या होता है बच्चों? नेक में तुम्हारा दो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, टू डिस्टिंक्ट ग्रेन्यूल्स, दाना दाना लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। व्हाट आर दोज? एक्चुअली वो सेंट्रियोल है। अभी सेंट्रियोल के बारे में तुम बेटा पढ़ोगे कहाँ पे? सेंट्रियोल के बारे में कहाँ पढ़ोगे? सेल बायोलॉजी में ही पढ़ोगे। सेंट्रियोल अभी के लिए ये याद रखो कि सेल डिवीजन में मदद करने वाला एक ऑर्गेनेली है। हमको बस स्पर्म के कॉन्टेक्स्ट में तो ये जानना है कि नेक में मौजूद होता है दो सेंट्रियोल, एक जो
जो देखो अभी देखो दो टर्म फिर यहाँ पे समझना है। जो जैसे ये कप है, ठीक है, ये कप मेरे पास है, मेरे शरीर के पास ये कप है, तो मेरा शरीर इस कप के कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला जाएगा प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, हिंदी में पास, इंग्लिश वाला पास नहीं, इंग्लिश में पास मतलब तो ये दे दो, पास कर दो, ये नहीं, हिंदी वाला पास, पास मतलब सामने। लेकिन ये मेरे स्क्रीन जो लैपटॉप जो है, तुमको मेरा उंगली दिख रहा होगा यहाँ पे, स्क्रीन से काफी दूर है, तुमको लैपटॉप नहीं दिख रहा होगा, बट मैं तुमको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये यहीं पे, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, थोड़ा दूर है। तो दूर है ना, तो दूर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डिस्टल, समझ रहे हो? तो प्रॉक्सिमल भी नेक के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल जो पास, एक सेंट्रियोल जो दूर। और ये रिलेटिव टर्म है बच्चों, रिलेटिव टर्म में। अभी तुम्हारा जो उधर जो कॉलेज है और मेरा जो घर है यहाँ पे, तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे घर के रेस्पेक्ट में प्रॉक्सिमल है, ठीक है ना, लेकिन मेरे घर के रेस्पेक्ट में वो डिस्टल है, दूर है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ये जो नेक में दो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनेल व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। अभी के लिए इतना जानो, बाकी सेल बायोलॉजी में मैं डिटेल में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ाया जाता है वहां पे, ठीक है। एनीवेज, तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। दिस सेंट्रियोल, हाँ ये लिख देता हूं मैं, सेंट्रियोल जो है बच्चों, सेंट्रियोल जो है बच्चों, ये सेंट्रियोल जो है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल, ओके, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सी फॉर सेंट्रियोल, ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है बच्चों, तुमको बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, तुमको पता चलेगा जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होता है, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है। वो जाइगोट एक सेल का होता है, फिर उससे 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसा करते करते आज देखो हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। लेकिन शुरुआत हमारा एक ही सिंगल सेल से होता है, जिसके बारे में मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी बताया था, द यूनिवर्सल सिंगल सेल स्ट्रक्चर, द यूनिवर्सल सिंगल सेल डिप्लॉय स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोट, ठीक है जी। तो ये जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है, और मैंने बोला सेंट्रियोल डिवीजन में मदद करता है, तो जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है, द फर्स्ट क्लीवेज, ओके, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। लिख देता हूं मैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये आई है, इंपॉर्टेंट रोल इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट या फिर तुम फर्टिलाइज ओवम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। जो ओवम फर्टिलाइज हो गया वो तो जाइगोट ही बनेगा ना, मतलब उसमें स्पर्म आकर के अपना न्यूक्लियस दे चुका है। फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर जाइगोट, एनीथिंग, ओके। सो पहला जो डिवीजन होगा ना उस सेल में, वो कौन कराएगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कराएगा। कहां से आया वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल? देखो स्पर्म से आया, स्पर्म के नेक से आया, ठीक है, इसलिए स्पर्म का मिलना जरूरी है, सेल डिवीजन ही नहीं होगा अगर ओवम अकेला रहा तो। बच्चा का डेवलपमेंट हुआ तो बाद का बात है, पहले तो सेल डिवाइड तो हो, एक सेल से 2 तो बने, ट्रिलियन सेल बाद में बनेगा ना, पहला सेल तो उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल है, ठीक है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो क्या करता है? यहीं पे लिख देता हूं मैं, मिटा रहा हूं, इसको लिख लो तुम लोग। डिस्टल सेंट्रियोल जो वो बच्चों क्या करता है? दिस डिस्टल सेंट्रियोल जो इट कन्वर्ट्स इनटू द एक्सियल फिलामेंट, लंबा सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर, किसका? ऑफ द लॉन्ग टेल ऑफ द, अरे सॉरी सॉरी, ऑफ द लॉन्ग टेल, स्पर्म का जो टेल, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट ऑफ द लॉन्ग टेल। इसमें डिस्टल सेंट्रियोल जो है, इट यूजुअली इट इज गिविंग राइज टू द टेल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? नेक, स्पर्म का जो नेक है उसमें 2 सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो लंबा सा टेल का जो फिलामेंट है उसको बना देगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है जब एग का साथ स्पर्म का फ्यूजन होगा उस दौरान उसका सेल डिवीजन, पहला सेल डिवीजन कराने में ये मददगार है, मदद करता है। ओ भाई कोई स्क्रीन पे मत लिखो यार, चलो। I can see those who annotated, मालूम है कि नहीं? There is an option, so don't do that. So let's move ahead. Middle piece. मिडिल पीस में क्या है? मिडिल पीस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल पीस में 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होता है। जैसे ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज। हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया? 25
to 30 mitochondria. And mitochondria के बारे में, if you have studied in cell biology, you would know that mitochondria is regarded as the powerhouse of the cell. बच्चों, mitochondria is regarded as the powerhouse of the cell. ये sperm में भी एनर्जी देगा. कैसा एनर्जी देगा? sperm को मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मौजूद है? मिडिल पीस में मौजूद है. M फॉर मिडिल पीस, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. ऐसे याद कर सकते. Yes, बेटा रोहन. Yes, the axial filamentous long tail of the sperm is created by the distal. Correct रोहन. ठीक, चलिए जी. तो द मिडिल पीस लिखो. द मिडिल पीस पॉजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों. इस पे सवाल पूछा जाता है. तो लिखो मिडिल पीस कंटेन्स कितना? 25 से 30. 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड. ऐसा स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया. उससे क्या होगा? प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल. टेल के मूवमेंट के लिए. that facilitates sperm motility. मतलब स्पर्म के मूवमेंट. स्पर्म को मूवमेंट करने में टेल मदद करता है, और टेल को मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर देगा. स्पर्म मोटिलिटी. ठीक है, ओके. देखो माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. अगर एग्जाम में ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछ दे, which पार्ट ऑफ द स्पर्म इज रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, तो तुम बोल देना मिडिल पीस, क्योंकि मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया है ना. तो ऐसा अगर घुमा के सवाल पूछ दे तो आंसर ऐसा घुमा के करने से भी हमको घबराना नहीं है. बिल्कुल आराम से हम लोग आंसर कर सकते हैं. ठीक है जी. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेल. टेल का मेन काम क्या है? स्पर्म को स्विमिंग में मदद करना. स्पर्म जो स्विम करके फीमेल के वेजाइना से एम्पुला हिस्सा में पहुंचेगा फेलोपियन ट्यूब का, जहां पे फर्टिलाइजेशन करना है, उस जगह तक स्विम करके जाने में ये टेल मददगार है. और टेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडिल पीस. ओके, इज द मेन फंक्शन. ओके, रेट कितना है स्विमिंग का मालूम? 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट. इतना स्पीड से स्पर्म स्विम करता है. 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट. और वो 30 इस स्पीड से अगर देखा जाए तो 30 मिनट में ये फर्टिलाइजेशन के साइट में पहुंच जाता है. मतलब इंटरकोर्स के 30 मिनट के भीतर ये पहुंच जाएगा. इंटरकोर्स खत्म हुआ, 30 मिनट के भीतर ये जहां पे फर्टिलाइजेशन होना चाहिए वहां पे पहुंच जाएगा. एग है तो फर्टिलाइज कर देगा. ठीक है, कर देगा. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. अभी वी डोंट हैव मच टाइम, बट नेक्स्ट क्लास आल्सो आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म फॉर यू. थोड़ा सा 5 मिनट का काम है, so we will draw this, but I will end the lecture for today here. In the next class, most probably day after tomorrow, we will be doing that. We will be doing the structure of sperm, and then we will move to the female reproductive tract as well. Okay, female reproductive organs, then female reproductive organ के बाद oogenesis पढ़ेंगे. उसके बाद fertilization, फिर हम लोग implantation, pregnancy and implantation को एक साथ देख लेंगे हम लोग. Implantation मतलब blastocyst का धस जाना, कैसे धसता है, क्या होता है, एंड फर्दर मोर आगे का पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे. तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा है आज के लिए. हमारा टाइम भी हो गया, टाइम इज ऑलरेडी अप. सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. ठीक है जी.